गुड इवनिंग फ्रेंड्स। योग सूत्र पढ़ते हैं हम और अब तक में 4 सूत्र हमने देख लिए हैं और जो इम्पोर्टेंट सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति, जिसके ऊपर पूरा योग सूत्र के चित्त वृत्ति निरोध किस तरह करना है, इसके लिए योग सूत्र लिखा गया है। अब आगे हम देखेंगे कि वृत्ति क्या है, वृत्ति कितनी है वगैरह। पर एक सवाल यहाँ हो सकता है कि महर्षि पतंजलि ने चित्त वृत्ति कहाँ है, तो चित्त विचार नहीं हो सकता कि वृत्ति क्या है वो हम जानते नहीं हैं। विचार को तो हम जानते हैं, समझते हैं, तो विचार और वृत्ति एक ही है क्या? चित्त वृत्ति निरोध में चित्त के विचार का भी निरोध हो जाता है। तो एक सवाल ये हो सकता है। तभी हम देखेंगे कि 5 प्रकार की चित्त वृत्ति है और वृत्ति का मतलब क्या है कि जो वर्तुलाकार में घूमती रहती है, सर्कुलर मूवमेंट के वर्तुलाकार में जो घूमती रहती है उसको वृत्ति कहते हैं। अब निश्चित प्रकार के विचार बार बार हमें आते हैं तो समझो कि ये वृत्ति हो गई। एक ही टाइप के विचार जो है वो बार बार आते हैं, तो विचार तो है, विचार अनेक है पर वृत्ति उसकी एक है। जैसे कि हम आगे देखेंगे कि 5 प्रकार की वृत्ति के अंदर एक विकल्प नाम की वृत्ति है। विकल्प माने कल्पना, और विकल्प के अंदर डे ड्रीमिंग, ब्रूडिंग, ये सब उसके अंदर आ जाता है। तो जब हमें डे ड्रीमिंग होता है तो उसके अंदर तो बहुत सारे विचार होते हैं और सब के सब विचार जो है वो विचार अनेक है पर वृत्ति एक है और वो वृत्ति है विकल्प। इस तरह ये जो है 5 वृत्तियों के अंदर सारे के सारे जितने भी विचारों, हजारों विचारों हमें जो आ रहे हैं वो सब के सब इस 5 जो वृत्तियों है जो हम आगे देखेंगे उसके अंदर ही सबके सब आ जाएंगे। और आगे ये भी देखेंगे कि ये 5 प्रकार की वृत्ति है उसको तावड़िया जी मन की स्थिति भी कहते हैं कि 5 प्रकार की मन की स्थिति है और 5 प्रकार की मन की स्थिति के अंदर विचार चलते रहते हैं। एक और बात भी हमने पहले देखी थी, तावड़िया जी ने ये चित्त वृत्ति जो है उसका एक इसका एग्जाम्पल पवन चक्की के साथ दिया था कि पवन चक्की जो होती है तो पवन चक्की को उन्होंने चित्त बताया था और जो पवन आता है वो इनकमिंग इम्पल्स है। तो हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है तो उसके द्वारा हमारा चित्त सक्रिय होता है और फिर विचार बनते हैं। तो पवन चक्की का एग्जाम्पल भी ये उसके अंदर है। और जैसे पवन चक्की बिजली पैदा करती है, इसी तरह हमारे जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं वो विचार को पैदा करते हैं। तो ये चित्त वृत्ति निरोध की बात है। अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 232 के ऊपर हमने जो है वो देखे थे। तीसरा और चौथा सूत्र हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब आज जो है वो हमें 5वां सूत्र देखना है जो वृत्ति के ऊपर है। तो संस्कृत में 5वां सूत्र क्या है वो देख लेते हैं। पेज नंबर 363 के ऊपर वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, ये संस्कृत का है। उसके ऊपर तावड़िया जी क्या कहते हैं कि द माइंड, द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, states are 5 and are subject to pleasure or pain. They are painful or not painful. तो पहली बात तो यहाँ एक नोट करने की ये है कि यहाँ द माइंड लिखा है, उसके ब्रैकेट में थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा है।
तो माइंड का अर्थ है तो हम मन करते हैं या चित करते हैं, पर यहाँ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों लिखना पड़ा? थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या कि जहाँ चित और ब्रेन दोनों एकरूप होकर काम करते हैं उसको थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हम जानते हैं कि भाई चित अलग चीज़ है और ब्रेन अलग चीज़ है, और चित्त जो अंदर आता है उसको तो वो तटस्थ रहना है, उसको ब्रेन के साथ में एकरूप नहीं होना है। पर नॉर्मल कोर्स में व्यक्ति जो है उसका जो ब्रेन है उसके साथ में ही ये उसका चित्त जो है वो एकरूप हो गया है, इसलिए फिर सावरिया जी ने उसको नाम दिया द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। द माइंड थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेट्स आर 5, उसकी 5 स्थिति है। एंड आर सब्जेक्ट टू प्लेजर और पेन, और वो सुख और दुख के ऊपर निर्धारित है। दे आर पेनफुल और नॉट पेनफुल, तो वो जो है वो पेनफुल हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। यहाँ पेनफुल का संस्कृत में क्लिष्ट का है, क्लिष्ट या अक्लिष्ट। तो इस प्रकार 5 वृत्ति क्या है वो आगे बताते हैं। अब कहते हैं रिफर टू व्हाट हैज बीन सेड अर्लियर इन सूत्र 2 ऑफ बुक 1 अबाउट स्टेट्स ऑफ द माइंड। तो दूसरा सूत्र क्या था? चित्तवृत्ति निरोध का सूत्र, वो दूसरा सूत्र था। द मॉडिफिकेशन ऑफ द ब्रेन, दैट इज द स्टेट ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, आर वेरियस, डिस्क्राइब्ड एज वॉन्डरिंग, फॉरगेटफुल, डिस्ट्रैक्टेड, occasionally steady, restrained or one pointed. Such states could be painful or at best not painful. They do not lead to bliss. अब ये जो ब्रेन के मॉडिफिकेशन जो है, जो वृत्ति बनती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, या उसको अलग हम कह सकते हैं कि जैसे कि उसको बतख नाम कहते हैं कि दिमाग भटक रहा है, तो वो एक प्रकार की वृत्ति है, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेन है। या फिर फॉरगेटफुल, भूल जाना, या डिस्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब जो कुछ अंदर विचार चल रहे हैं उसके ऊपर से दूसरे विचार के ऊपर चले जाना। ओकेजनली स्टेडी, कभी कभी वो स्थिर हो सकता है, और रिस्ट्रेन भी हो सकता है, मतलब कि उसका निरोध या उसका अंकुशित हो सकता है, और वन पॉइंटेड, मतलब कि एकाग्र रूप में। तो ये जो ब्रेन की वृत्ति है वो अलग अलग रूप में इस तरह निकलती रहती है, और वो जो निकलती है वो पेनफुल भी हो सकती है और ना पेनफुल भी हो सकती है। हो सकती है कि ये सुख ना हो पर दुख भी ना हो, तो ऐसे भी अब हम हमारे विचारों को देखेंगे तो बहुत सारे विचार जो होते हैं वो जनरली चलते रहते हैं, उसमें ना कोई खास सुख होता है कि ना दुख होता है। पर अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो वो फिर दुख के विचार अंदर चालू हो जाते हैं, या कोई अच्छी घटना हो गई या कोई अच्छे समाचार आ गए तो अंदर सुख के विचार चालू हो जाते हैं। तो इस तरह अंदर की स्थिति बनती है, तो पेनफुल और नॉट पेनफुल। दे डू नॉट लीड टू ब्लिस, पर वो आनंद नहीं है, चाहे वो सुख की होगी या दुख की होगी या दोनों में से कुछ नहीं होगा, पर वो आनंद नहीं है। आनंद क्यों नहीं है? क्योंकि आनंद एक स्थिति है और आनंद का अपोजिट कुछ नहीं है। सुख और दुख जो है वो अपोजिट है। सुख है तो उसके साथ में दुख भी होगा, दुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। पर आनंद जो है वो आनंद ही है, उसका अपोजिट कुछ भी नहीं है, और आनंद जो है वो उच्च प्रकार की स्थिति है। ये जो है पेन, मतलब सुख दुख वगैरह है, वो तो मन के सब्जेक्ट्स है, मन के विषय है। पर जो अंदर से जो आनंद आता है वो आनंद जो है वो उसका मन का विषय नहीं है। मन के अंदर कभी भी आनंद नहीं आ सकता, मन के अंदर सुख संतोष ये सब हो सकता है। आनंद की स्थिति जो है वो बिल्कुल अलग है और वो मन के परे से आती है। इसीलिए यहाँ कहा है कि दे डू नॉट लीड टू ब्लिस। नो वन इज फ्री फ्रॉम दिस स्टेट्स, तो इससे कोई भी मुक्त नहीं है। सबके अंदर जो मनुष्य जाति है उसके सबके अंदर इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं, और विचार दुख के हो सकते हैं, दुख के नहीं भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। दे डिनोट द कंडीशंस ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट एंड दिस स्टेट कीप चेंजिंग। तो ये क्या बताता है? थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की स्थिति अंदर की, कि ये जो वृत्ति अंदर अलग अलग आ रही है वो थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट की स्थिति बताती रहती है, और वो कीप चेंजिंग,
हमेशा वो बदलती रहती है। कोई भी एक विचार या वृत्ति जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। 5 वृत्ति देखेंगे तो 5 वृत्ति हमेशा थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। तो कीप चेंजिंग, बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द बॉडी ब्रेन सिस्टम अफेक्टेड बाय द इनर एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम। अब और किस के ऊपर डिपेंड है, ये जो अंदर की स्थिति जो है वो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है उसके ऊपर इस प्रकार की वृत्ति बनती रहती है, वो उसका आधार है। और बॉडी ब्रेन सिस्टम को कौन असर करता है? हमारा एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम। तो मेन जो है हमारा एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम है, उसके अंदर सबसे पहले कुछ भी चालू हो जाता है, उसका प्रभाव फिर शरीर के ऊपर आता है और ब्रेन के अंदर फिर वृत्ति बननी चालू होती है। द इमोशनल बॉडी और कारण शरीर एंड द स्टेट ऑफ इमोशंस इज मैनिपुलेटेड देयरिन। तो ये जो एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम है उसको इमोशनल बॉडी और या कारण शरीर भी कहते हैं। इमोशनल बॉडी उसका एक पार्ट है। एंड द स्टेट ऑफ इमोशंस इज मैनिपुलेटेड देयरिन। और अंदर के जो इमोशंस की जो स्थिति है वो एक मैनिपुलेटेड होती है, मतलब उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ होती है या फिर वो उथल पुथल होती है। वो इमोशंस हमारे जो है हमेशा स्थिर नहीं होते, वो उसमें उथल पुथल कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो इस प्रकार की इमोशंस की स्थिति रहती है। ये सारी चीज़ें जो है वो वृत्ति के संदर्भ में है। हाउ वेरी नेसेसरी इट इज देयरफॉर बोथ द योगा एज वेल एज साइंस टू रिवर्स द आउटगोइंग टेंडेंसी रिफर 1/4 एंड टर्न विद इन टू हेल्प ह्यूमैनिटी। तो ये जो वृत्ति विचार वगैरह बन रहे हैं और हमेशा बाहर की ओर जाते हैं। कोई विचार या कोई ये जो है अंदर बनते अंदर है पर फिर तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं, वो अंदर के अंदर रह नहीं सकते हैं। तो उसकी टेंडेंसी बदलनी है। तो हमें जो हमारा अटेंशन है, जो विचार के साथ में अटेंशन जो बाहर भागता है, वो अटेंशन को हमें बाहर जाने से रोक के अंदर की ओर ले जाना है और अंदर जो है क्या अंदर का तत्व है उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और साइंस भी यही करता है। साइंस की जो खोज है वो सबकी सब बाहरी है, कुछ अंदर साइंस ने कुछ खोज किया नहीं है। तो साइंस को और हमारे जो व्यक्ति जो है इन दोनों को अंदर की ओर जाने का प्रयत्न करना है और इस तरह हम पूरी ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह ये 5वां जो सूत्र है उसके अंदर इतनी बात उन्होंने बताई है कि वृत्ति जो है वो 5 प्रकार की है और वो दुखदायक हो सकती है, दुखदायक नहीं भी हो सकती है, सुखदायक भी हो सकती है और इस तरह की 5 प्रकार की वृत्ति। अब वृत्ति क्या है उसके बारे में फिर वो आगे बताते हैं। 6वां सूत्र जो है वो 5 प्रकार की वृत्ति क्या है वो बताते हैं। दिस मॉडिफिकेशंस एक्टिविटीज आर करेक्ट नॉलेज, इनकरेक्ट नॉलेज, फैंसी और इमेजिनेशन, पैसिविटी यानी कि स्लीप एंड मेमोरी। अब संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? तो ये 6वां सूत्र जो है वो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति है। इसमें पहली है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यहाँ उन्होंने इसका इंग्लिश किया है। तो पहला क्या किया है? करेक्ट, जिसको प्रमाण कहते हैं उसको उन्होंने यहाँ करेक्ट नॉलेज कहा है। दूसरा विपर्य है वो इनकरेक्ट नॉलेज है। तीसरा फैंसी और इमेजिनेशन है वो विकल्प है। चौथा पैसिविटी या स्लीप जिसको निद्रा कहते हैं और 5वां मेमोरी माने कि स्मृति। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति। अब देखो ये 5 प्रकार की वृत्ति के अंदर हजारों टाइप के जो विचार है ये सब के अंदर आ जाएंगे। वो कैसे हो आगे आप देखेंगे। The states of the thinking instrument as enumerated in Sutra 5 are directly responsible for the 5 types of activities possible and are in turn, as stated earlier, dependent on the astral body manas system and the manipulation of emotions therein. अब 5वां जैसे 5वां सूत्र के अंदर हमने देखा इस तरह ये 5 प्रकार की जो वृत्ति है
या उसको एक्टिविटी भी कहते हैं, जिसके द्वारा 5 प्रकार की ये वृत्ति के द्वारा जो एक्टिविटी है, मतलब कि जो हम जो कामकाज कर रहे हैं वो भी उसके द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि विचार या वृत्ति बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो विचार वृत्ति बनते हैं, उसके साथ बाद में फिर एक्टिविटीज या प्रवृत्ति होती है, या फिर इस तरह जो पूरा हमारी जो सिस्टम है वो इस तरह काम करती रहती है। और ये सब डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एस्ट्रल बॉडी, मनस सिस्टम, और जो इमोशन जो है हमारे जो इमोशन के अंदर जो गड़बड़ी चल रही है, इस तरह की इमोशन और बॉडी ब्रेन सिस्टम के द्वारा ये 5 प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती रहती है। सो ऑल आवर एफर्ट्स इफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओनली द फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम विल नॉट हेल्प। तो हम खाली वृत्ति के ऊपर काम करने के लिए खाली फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम के ऊपर काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो ओरिजिनली जन्मती है एस्ट्रल मानस सिस्टम के अंदर। ए ह्यूमन बीइंग ए कॉम्प्लेक्स एंड कंप्लीट सिस्टम हैज टू वर्क डिफरेंटली। तो अलग अलग रूप से काम करना पड़ेगा। फिजिकल बॉडी के ऊपर भी जिसकी असर है, जिसकी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर भी असर हो सकती है, ऐसी हमें क्रिया करनी पड़ेगी। खाली फिजिकल क्रिया करेंगे, जैसे कि चलने की क्रिया है, तो चलने की क्रिया फिजिकल है, उसका कोई खास प्रभाव एस्ट्रल के ऊपर नहीं पड़ता है। पर जब हम योग की क्रिया या प्राण की क्रिया करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव जो है वो हमारा एस्ट्रल के ऊपर भी पड़ता है। तो इस तरह हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नाउ व्हाट इज अ मॉडिफिकेशन? In a vessel holding water whose surface is calm and steady, if a drop of water were to fall and surface gets modification, that is agitation in its steady and calm state. तो वृत्ति क्या है उसके बारे में एक एग्जाम्पल या एक उसकी ये करते हैं, कंपैरिजन में बताते हैं कि जैसे कि एक बर्तन है, उसके अंदर पानी टपक रहा है, या एक बाल्टी है, नल के नीचे बाल्टी रखी है और बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है। अब उसके अंदर धीरे धीरे करके पानी टपक रहा है, एक ड्रॉप पड़ा, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा ड्रॉप पड़ा। तो जिस तरह ये जो ड्रॉप अंदर पड़ते हैं वो जो है वो हमारे अंदर चित्त के अंदर वो मॉडिफिकेशन के रूप में। तो ब्रेन के अंदर ये जो इम्पल्स आते हैं वो इस तरह के, जैसे कि बाल्टी के अंदर जैसा एक टीपा पड़ता है, इस तरह हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स आते हैं और उसके द्वारा हमारे अंदर वृत्ति उत्पन्न होती है। तो ये सरफेस के ऊपर जो है वो तरंगे, फिर हम देखते हैं कि एक टीपा पड़ता है तो तरंगे चालू हो जाती है। तो वो एक उत्तेजना या आंदोलन होता है जो स्थिर जो माइंड है उसके अंदर इस तरह के ये उत्पन्न होते हैं। और या स्थिर जो सरफेस है पानी की, उसके अंदर इस तरह के अभी तरंग उत्पन्न थे। इट टेक्स टाइम टू कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, बट दिस इज पॉसिबल ओनली इफ अनदर ड्रॉप डज नॉट फॉल फॉर सम टाइम। इफ ए ड्रॉप वर टू फॉल एवरी सेकंड, द सरफेस ऑफ वाटर वुड नेवर बी फ्री फ्रॉम मॉडिफिकेशन और एजिटेशन। अब सीधी बात है कि ये जो सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर जो आंदोलन शुरू हो गए, वो आंदोलन को शांत करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। वो धीरे धीरे शांत हो जाते हैं, 1-2 मिनट अगर दूसरा तब टीपा नहीं पड़ता है, दूसरा ड्रॉप नहीं पड़ता है, तो 1-2 मिनट के अंदर वो सरफेस फिर से शांत हो जाएगी। पर अगर टीपा बार बार जल्दी पड़ता रहता है तो फिर वो जो सरफेस है उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली ये आंदोलन चालू रहेंगे। इस प्रकार का एजिटेशन जो है वो चालू रहेगा। और यही बात हमारे ब्रेन के और वृत्ति के लिए भी यही बात है। द फॉलिंग ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर इज नॉट मॉडिफिकेशन, इट इज द कोज ऑफ मॉडिफिकेशन टू द सरफेस ऑफ वाटर। अब ये जो पानी के जो टीपे पड़ते हैं उसके कारण मॉडिफिकेशन या ये तरंगे उत्पन्न हुई ऐसा नहीं कह सकते। वो कहते हैं कि वो उसका कारण है, वो खुद मॉडिफिकेशन नहीं है। मतलब कि जो ड्रॉप पड़ते हैं वो खुद वृत्ति नहीं है,
पर वो जो पढ़ने के बाद में जो अंदर एक स्थिति उत्पन्न होती है, जो आंदोलन आंदोलन अंदर उत्पन्न होते हैं, वो जो कारण है, उसको कोज जो है, उसको वृत्ति कहा जाता है। Similarly, an incoming impulse forming a thought in conjunction with near identical memory patterns is not modification as it drops onto the surface of the registration area, but is the cause of the modification or agitation that will take place on surface of the registration area. तो अब हमारे विचार के बारे में क्या होता है कि एक इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है, आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न को मिलता है, और फिर वो दोनों जो है वो आगे ब्रेन का जो अगला हिस्सा है जिसको रजिस्ट्रेशन एरिया कहते हैं, वहाँ जाते हैं और वहाँ वो टकराते हैं वो, और वहाँ जो है वो फिर आगे जाके वहाँ वृत्ति या विचार बनता है। पर ये जो प्रक्रिया हुई उसको वो वृत्ति नहीं कहते हैं कि भाई ये विचार बना, आगे आया, टकराया और अंत में विचार बना, वो वृत्ति या विचार नहीं है, पर वो उसका कारण है कि ये प्रक्रिया बनी तो प्रक्रिया के कारण ये विचार बने, तो ये उसका कारण बन गया। This registration area in the thinking instrument is the front or forebrain with 4 important centers: 1 intellectual, 2 emotional, 3 sex, and 4 movement. What is registered in this area makes us think, act. Such thinking and or act on our part are modification. तो यहाँ वृत्ति क्या है ये बताते हैं। वो जो अंदर आ रहा था और जो जब रजिस्ट्रेशन एरिया तक पहुंचा वो सब उसका कारण था। अब यहाँ जो 4 सेंटर केंद्र है, इंटेलेक्चुअल सेंटर, इमोशनल सेंटर, सेक्स और मूवमेंट सेंटर, ये सब रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर 4 केंद्र हैं। और वो 4 केंद्र जो है वहाँ आके जब ये जो इनकमिंग इम्पल्स और मेमोरी पैटर्न आके वहाँ जो टकराते हैं और उसके द्वारा फिर हम जो कामकाज करते हैं, सोचते हैं, कामकाज करते हैं वगैरह जो होता है वो वृत्ति। तो फिर लास्ट में जो बनता है 4 केंद्रों के द्वारा, और वो 4 केंद्रों के द्वारा जो बना उसको विचार या वृत्ति कहते हैं, और उसके द्वारा अकॉर्डिंगली हम इस तरह के काम करते हैं, तो वो जो है उसको मॉडिफिकेशन का है। तो वो 2 चीज़ डिफरेंट है, एक वृत्ति का कारण अलग है और वृत्ति अपने आप में अलग चीज़ है। ये 2 बात यहाँ उन्होंने अलग अलग कही है। इट इज़ नॉर्मली ऑटोमेटिक एंड नथिंग कैन बी डन अबाउट इट विदाउट सो कॉल्ड विल, बट विथ 3SRB एस्टैब्लिश एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये ऑटोमेटिक हमेशा चालू रहता है, इसके अंदर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ हम अपनी कोई विल, इच्छा या संकल्प भी हम यहाँ उपयोग नहीं कर सकते हैं। पर 3SRB का अगर हम अभ्यास करते हैं तो हम इसके अंदर परिवर्तन ला सकते हैं। 3SRB द्वारा ये जो वृत्ति का बनना है उसके अंदर हम कुछ कर सकते हैं। This registration area is the vessel containing water and on whose surface a drop, the incoming impulse, keeps falling and the surface keeps getting agitated. अब जिस तरह बर्तन के अंदर पानी था और वो पानी के ऊपर पानी का ड्रॉप अंदर पड़ता था और जिस तरह वो सरफेस ये होती थी, इसी तरह ये जो इनकमिंग इम्पल्स आता है, ये जो हमारा जो रजिस्ट्रेशन एरिया है वो एक वेसल जैसा है, और जो अंदर इनकमिंग इम्पल्स आता है वो उसके ऊपर इसकी सरफेस जो है रजिस्ट्रेशन एरिया की, उसके ऊपर हमेशा इनकमिंग इम्पल्स मेमोरी पैटर्न के साथ में आके टकराता रहता है। तो इस तरह ये वृत्ति बनती रहती है। तो जो पानी के अंदर जिस तरह होता है इसी तरह ये यहाँ भी होता है। In our case, 120 thoughts, that is the incoming impulses in conjunction with the near identical patterns, drop in on this area every second, and so there is no possibility of this area or this area of our thinking instrument surface experiencing calm. तो अब होता क्या है कि जैसे हमने वो पानी का एग्जांपल देखा कि पानी के ड्रॉप से
वो कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे तो सरफेस हमेशा कंटिन्यूसली एजिटेटेड रहेगी। इसी तरह हमारे अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आते हैं इसकी स्पीड इतनी है, 1 सेकंड के अंदर 120 जो है वो इम्पल्सिस अंदर आते रहते हैं, और 120 की इम्पल्स जो है वो मेमोरी को लेके आगे जाते हैं और हमेशा टकराता रहता है। तो कोई वहाँ दिमाग को या इसकी सरफेस को शांत बनने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। अब तो एक विचार वृत्ति बनी कि उसके पीछे दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, 1 सेकंड के अंदर 120 आ गए। तो इसीलिए हम जब अनुभव करते हैं कि भाई हमें इतने सारे विचार क्यों आते हैं, हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं फिर भी विचार आते ही रहते हैं, आते रहते हैं। इवन उसको हम शांत करने का प्रयत्न करते तो भी बंद नहीं होते हैं, विचार चालू ही रहते हैं, क्योंकि ये इसकी स्पीड ही इतनी है, 1 सेकंड के अंदर 120 इम्पल्सिस आते हैं और वो रजिस्ट्रेशन एरिया की जो सरफेस है उसके ऊपर टकराते हैं और इस तरह फिर विचार बनते रहते हैं। तो हम जो है कभी भी शांत मन का अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इम्पल्सिस अंदर कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं। It does not matter if the drop of water is clean water or unclean water, for it will agitate the surface, and so whether the incoming impulse in conjunction with memory pattern be clean or unclean, as far as modifications are concerned, there will be cause. अब जो हमारे जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि पानी के जो ड्रॉप्स पड़ता है वो अच्छा पानी का ड्रॉप से या गंदा पानी का ड्रॉप से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ड्रॉप पड़ा तो फिर वो सरफेस जो है वो तो हिलेगी ही, उसके सरफेस से उसका कुछ लेना देना नहीं है कि भाई ये अच्छा पानी है तो अभी सरफेस नहीं हिलेगी और गंदा पानी आया तो सरफेस हिलेगी, ऐसा तो होता नहीं। तो सेम वे हमारे अंदर इनकमिंग इम्पल्स किसी प्रकार का भी आया, अच्छा आया, बुरा आया, कोई भी प्रकार का आया, पर एक बार वो वहाँ जाता है और टकराता है तो फिर वो वृत्ति बना देता है और वो वृत्ति का कारण बनता है। There will be cause, and this agitation or modification cause a sort of noise, whether clean or unclean, और इसके अंदर द्वारा एक प्रकार का नॉइज अंदर जो है वो एक प्रकार का आवाज इसके अंदर एक उत्पन्न होता है। अब हम तो सिर्फ विचार आते हैं इतना ही अनुभव कर सकते हैं, अंदर कोई आवाज आ रही है नहीं, पर जब योगी ध्यान करता है और जब ध्यान में दीप जाते हैं तो वो विचार के भी एक आवाज होता है, विचार के भी आवाज होते हैं, उसका अनुभव वो कर सकता है। अभी हम विचार के ये जो इस तरह का नॉइस है उसको सुन नहीं सकते, पर अगर हम शांत करेंगे दिमाग को तो विचार जो चल रहा है उससे भी नॉइस पैदा होता है, उसका अनुभव हो सकता है। और वो नॉइस जो है वो क्लीन है या अनक्लीन है, मतलब कि वो जो विचार बन रहा है अंदर जो कुछ चल रहा है वो क्लीन है या अनक्लीन है उससे लेना देना नहीं है। वो चीज़ बनी तो उसका जो है ये साउंड तो या नॉइस तो पैदा होगा ही। इट इज दिस नॉइज वी आर कंसर्न्ड विथ। तो ये जो अंदर नॉइस आ रहा है उसके साथ में वो जो है वो हमें डिस्टर्ब करता रहता है, क्योंकि वो जो है वो अंदर कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है और उसके कारण हमें शांति का अनुभव नहीं होता। अगर ये जो नॉइज है वो कुछ समय के लिए भी शांत हो जाए तो हम शांति का So to calm this agitation or modifications, we have to slow down the rate of thoughts registering in the thinking instrument. That is, the drop of water should fall in longer intervals, which will create a movement from agitation to slow rhythmic movement. अब एक ही उपाय है कि भाई ये सरफेस को शांत करना है, चाहे वो सरफेस वाटर की है या सरफेस वो हमारे रजिस्ट्रेशन एरिया की है, दोनों को शांत करना है। तो ये दोनों चीज़ जो है वो इंटरवल के बाद आनी चाहिए, मतलब थोड़ा समय के बाद आनी चाहिए। तो जैसे ड्रॉप है वो एकदम कांस्टेंट न पड़ते हुए थोड़े थोड़े गैप के बाद में पड़ेंगे तो हो सकता है कि सरफेस जो है पानी की वो शांत हो जाएगी। इसी तरह जो इनकमिंग इम्पल्स जो है वो इतने सारा एक साथ में आते हैं, उसको अगर हम स्लो डाउन कर सकते हैं तो हमारे अंदर वो रजिस्ट्रेशन एरिया के अंदर वो एकदम विचारों को बनाने की प्रक्रिया कंटिन्यूस नहीं करेंगे, वहाँ थोड़ा गैप आएगा, थोड़ा वो स्लो हो सकता है।
और फिर उसकी रिदमिक मूवमेंट जो है वो उसको भी हम उसका फिर अनुभव कर सकते हैं। Such slowing down can be measured as different waves in the brain, that is alpha, beta, etc. When this slowing down to absolutely rhythmic movements reach a critical minimum, which is much beyond the 4 wavelengths recorded by science. It is the very beginning of dharana. Yoga Sutra shows how this can be done. Refer to the practices. अब ये जो हम अंदर जो इम्पल्सिस आ रहे हैं उसको अगर स्लो डाउन करते हैं तो हम जो है वो एक जो उसकी जो रिदमिक मूवमेंट है एक निश्चित प्रकार की रिदमिक मूवमेंट तक पहुंच सकते हैं। जब तक ये विचार इतने एकदम जोर से चालू रहते हैं तो रिदमिक मूवमेंट का हमें अनुभव नहीं होता है, पर जब हम इसको स्लो डाउन कर देते हैं तो फिर वो धीरे धीरे करके उसकी एक रिदमिक मूवमेंट का हम अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्लो डाउन होते हैं उसको हम मेजर भी कर सकते हैं। और साइंस के अंदर जो है वो इसके जो इंस्ट्रूमेंट है EEG वगैरह से, जिसके द्वारा ये जो हमारे ब्रेन के अंदर वेव्स चलते हैं उसको नापा जाता है और उसका नाम भी अलग अलग दिया है, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा वगैरह वगैरह। तो उसके द्वारा विचार या वेव्स कितने चल रहा है अंदर उसको नापा जाता है। अब ये कहते हैं कि विच इज मच बियॉन्ड द 4 वेवलेंथ रिकॉर्डेड बाय साइंस। तो 4 वेवलेंथ क्या है साइंस ने जो रिकॉर्ड किया है? तो साइंस कहता है कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है और उसके जो वेवलेंथ है उसके द्वारा 4 प्रकार के कलर्स निकलते हैं। या हाइड्रोजन के अंदर से 4 प्रकार के कलर निकलते हैं जो है वायोलेट, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये 4 प्रकार के जो कलर निकलते हैं उसको ये 4 वेवलेंथ रिकॉर्डेड बाय साइंस कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की जो ये इसकी जो वेवलेंथ है हाइड्रोजन की उससे भी परे है, वह मच बियॉन्ड। तो ये जो रिदमिक मूवमेंट होगी वो उससे भी परे होगी इस तरह की। और ये धारणा की प्राथमिक स्थिति है ऐसा यहाँ बताते हैं। But the 5 states mentioned in this sutra are the result of the 5 conditions of the brain enumerated earlier, which are dependent on the state of the physical astral manas system. तो ये जो 5 प्रकार की स्थिति है वो जिस तरह आगे बताया इस तरह जो हमारे साइकिक एस्ट्रल बॉडी और मनस की जो सिस्टम है उसके ऊपर आधारित है। ये इनकमिंग इम्पल्सिस एंटर द साइकिक एस्ट्रल मनस सिस्टम एंड वाया मेमोरी एंटर एंड अफेक्ट द फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम। इफ द एजिटेशन आर ऑफ हाई इंटेंसिटी, neither prayer nor education or anything else helps, neither japa or your guru's photograph. If so, what sadhana is required to also calm the psychic manas? तो ये जो साइकिक मनस के अंदर जो इनकमिंग इम्पल्स आया वो फिर साइकिक मनस वो हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर आता है। मेमोरी साइकिक मनस और उसकी साइकिक एस्ट्रल और उसका मनस की जो है उसके अंदर इम्पल्स आया और फिर वो हमारे अंदर फिजिकल के अंदर एंटर होता है और उसको प्रभावित करता है। अब ये जो अंदर आ गया फिजिकल के अंदर ब्रेन के अंदर गया और उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, मतलब कि वो एक सेकंड के अंदर 120 में कॉन्स्टेंटली चलता ही रहता है, तो फिर वहाँ कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना या कोई किसी प्रकार का एजुकेशन या कुछ भी मदद नहीं करता। न कि जब मदद करता है या कई लोग गुरु का फोटो रखते हैं और उससे मदद की अपेक्षा रखते हैं। पर साइंटिफिक चीज़ ये है कि हम किस तरह हमारे अंदर के इम्पल्सिस को कम कर सकते हैं। अगर खाली प्रेयर करने से वो कम नहीं होते या और कुछ भी कर लेने से कम नहीं होते, उसका साइंटिफिक स्टडी करना चाहिए। और साइंटिफिक स्टडी करते करते
हम ये इम्पल्सिस को कम कर सकते हैं। अगर ये किया तो फिर हम जो साधना करते हैं उसका कोई मतलब है हमें मिलेगा। इफ सो व्हाट साधना इज रिक्वायर्ड टू ऑल्सो काम द साइकिक नेचर। तो उसके लिए फिर क्या साधना करनी पड़ेगी ये साइकिक नेचर को शांत करने के लिए, साइकिक मनस। ऑल 5 स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू द इम्बैलेंस ऑफ क्वालिटीज विच रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स एंड टर्मोइल। तो ये जो अंदर की जो 5 वृत्ति की स्थिति बनी, 5 प्रकार की वृत्ति जो बनती है वो किसके ऊपर आधारित है? इम्बैलेंस ऑफ क्वालिटीज, मतलब गुण जो है अंदर सत्व रजस तमस, इसका इम्बैलेंस हो गया, इसका असंतुलन हो गया, और इसके कारण फिर जो है वो एक अंदर फ्लक्स और टर्मोइल की स्थिति बनाता है। मतलब कि अंदर एक प्रवाह बनता रहता है और अंदर टर्मोइल उठती रहती है, मतलब एक उथल पुथल अंदर चलती रहती है, एक तूफान जैसा अंदर चलता रहता है। तो ये हो गया अंदर क्वालिटीज या गुणों का इम्बैलेंस। तो ये सबसे बड़ा कारण है। द एंटायर साइकिक एस्ट्रल मनस सिस्टम इज इन एजिटेशन एंड रिजेंबल्स ए ट्यूनिंग फॉक दैट इज स्ट्रक on a hard surface. In fact, calming the chitta is the art of practice of bringing the troubled qualities from a state of imbalance to balance. The practical steps that are to be taken are as explained in the Yoga Sutra. अब यहाँ के इसका एग्जाम्पल देते हैं कि भाई ये कॉन्स्टेंटली एजिटेशन हो रहा है साइकिक के अंदर, साइकिक मनस के अंदर। तो जैसे कि एक फॉक होता है, मतलब एक मानो कि एक लोहे का एक आपके पास कोई साधन है या एक टुकड़ा है और वो दूसरे लोहे के टुकड़े के ऊपर हम स्ट्रक करते हैं, उसका आघात करते हैं तो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं। या जैसे हम मंदिर की घंटी बजाते हैं, बेल बजाते हैं, तो उसके द्वारा भी हम अनुभव करते हैं कि भाई ये उसके द्वारा आहत होने के कारण ये जो अंदर से वाइब्रेशन बनते रहते हैं। और ये एग्जाम्पल हमें देने के लिए जब तावरिया जी कायौरन की शिविर में आए थे तो इस प्रकार का एक छोटा सा फॉक लेके आए थे, एक लोहे का टुकड़ा उनके पास था, और यही बात समझाते थे कि ये ब्रेन के अंदर इस तरह विचार किस तरह चलते हैं। और फिर जो माइक का स्टैंड था उसके ऊपर उन्होंने वो लोहे के टुकड़े को ठोका, तो उसके द्वारा आवाज़ जो है वो ये तरंगे या इस प्रकार के तरंगों का आवाज़ जो है वो उत्पन्न होने लगा। तो वो एग्जाम्पल से बताते थे कि फिर देखो अभी ये एक बार हैमर किया है तो अभी इस तरह के तरंग निकलते हैं। अब इसको शांत करना है तो थोड़ी देर के लिए दोबारा हम हैमर नहीं करेंगे, और फिर कॉन्स्टेंटली अगर हैमर करते जाएंगे तो ये कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। वो सेम चीज़ जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर इसी तरह विचार कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं। तो उसको शांत करने की जो एक आर्ट है और उसकी जो प्रैक्टिस है वो क्या है कि ये अंदर एक इम्बैलेंस आ गया है, उसको फिर से बैलेंस में लाने का है। और ये जो ट्रबल क्वालिटीज़ है, मतलब जो परेशान करने वाली चित्तवृत्ति है, उसको धीरे धीरे करके अंदर फिर से बैलेंस में लाएंगे तो वो एक प्रकार की आर्ट एंड प्रैक्टिस होगी। फिर इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है उसके सूत्र आगे आएंगे। तो यहाँ तक में हमने ये 2 सूत्र देख लिए। पहला 5 वृत्ति क्या है उसके बारे में देखा है, और पहले तो 5 वृत्ति जो है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, और 5 वृत्ति क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, वृत्ति क्या है, उसके बारे में यहाँ देखा। अब हर एक वृत्ति जो है उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं कि भाई पहली वृत्ति हमने देखी कि प्रमाण वृत्ति या करेक्ट नॉलेज जिसको कहते हैं, तो प्रमाण वृत्ति किसको कहेंगे। फिर दूसरी तीसरी इस तरह 5 वृत्ति का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जाता है, क्या गया है। तो अब पहली वृत्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसको प्रमाण वृत्ति कहा गया है। सूत्र 1-7 और संस्कृत में क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। तो ये जो है वो
प्रमाण का सूत्र है। इंग्लिश में वो क्या कहते हैं, द बेसिस ऑफ करेक्ट नॉलेज इज करेक्ट परसेप्शन, दैट इज अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट डिडक्शन एंड करेक्ट विटनेस और एक्यूरेट एविडेंस। ये इनकी डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं, द बेसिस ऑफ करेक्ट नॉलेज इज करेक्ट परसेप्शन। तो करेक्ट नॉलेज या प्रमाण जो है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है करेक्ट परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग। और इसको शास्त्र के अंदर प्रमाण कहा है, प्रत्यक्ष कहा है। ये प्रमाण वृत्ति का 3 चीज से हमें आधार मिलते हैं। तो यहाँ 3 चीज बताइए। एक जो है करेक्ट परसेप्शन या अंडरस्टैंडिंग, जिसको प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा जो है करेक्ट डिडक्शन, जिसको अनुमान कहते हैं। और तीसरा जो है करेक्ट विटनेस या एविडेंस, जिसको आगम कहते हैं। तो ये 3 शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट परसेप्शन मतलब कि हम सीधे सीधा देखते हैं। हमारे जो 5 इंद्रिय है, इससे हम देखते हैं, आंख से कुछ देखा और हमें ज्ञान हो गया, करेक्ट नॉलेज। तो वो उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने जो देखा वो उसके द्वारा हमें ये ज्ञान हुआ, या कान से सुना या स्मेल लिया, या 5 इंद्रिय से जो हमें ज्ञान आता है वो हमारा करेक्ट परसेप्शन है। वो हमें प्रत्यक्ष उसको हम देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हमें बनती है। तो पहला करेक्ट नॉलेज आएगा ये प्रत्यक्ष से आएगा। दूसरा अनुमान करते हैं कि भाई पता नहीं है एग्जैक्टली, पर अनुमान करते हैं कि भाई ऐसा हुआ होगा तो फिर ऐसा हो सकता है। तो करेक्ट नॉलेज अनुमान से भी आता है। अनुमान से हर समय करेक्ट नॉलेज आएगा ऐसा नहीं है, पर अगर करेक्ट अनुमान होता है तो करेक्ट नॉलेज आता है। जैसे कि ऐसा एक एग्जांपल देते हैं कि भाई अगर कहीं पर दूर में धुआं दिखता है तो हम समझ सकते हैं कि भाई वहाँ आग लगी है। इसलिए उसको ऐसा कहते हैं कि वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर। तो जहाँ धुआं उठता है तो वो वहाँ आग की संभावना है, उसके बिना तो धुआं उठेगा ही नहीं। तो ये अनुमान है, और ये अनुमान बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ऐसा होता है तभी ये चीज़ हो सकती है। ऐसी जो बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं जिसका परिणाम क्या है, तो परिणाम के द्वारा हम वो चीज़ क्या बन रही है उसका हम अनुमान कर सकते हैं। तो इस तरह ये अनुमान ये हो सकता है। पर ये जो है एक्चुअली फैक्चुअल लेवल के ऊपर है। साइकोलॉजिकल लेवल पर अनुमान करते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। अब कोई व्यक्ति यहाँ एक रास्ते पर से गुजर रहा है और फिर हमें कुछ शंका होती है कि भाई ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया, इस क्या यहाँ से कैसे गुजरा, तो नक्की उसके अंदर ये कुछ ऐसा होगा। तो ये साइकोलॉजिकल हमने अनुमान किया, वो ज़्यादातर गलत ही हो सकते हैं उसके अंदर। पर जो फैक्चुअल जो है कि जैसे धुआं देखा और हमें कहते हैं कि भाई आग हो सकती है, तो वो ज़्यादातर वो सही हो सकते हैं। अब उसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं, और तीसरा ये दूसरा अनुमान, और तीसरा जो है वो आगम। आगम मतलब का सही अर्थ तो होता है कि जो अंतिम ज्ञान जो मिलता है वो अंतिम ज्ञान को आगम कहते हैं। तो शास्त्र जो होते हैं, जो प्योर शास्त्र जो होते हैं, बाद में बने बनाए शास्त्र नहीं, या पुराण वगैरह हैं, उसको सही में शास्त्र नहीं कहते हैं। पर ओरिजिनल जो वेद उपनिषद वगैरह हैं, या जैसे ये योग सूत्र है, तो उसको शास्त्र कहते हैं। और ये जो शास्त्र है उसके अंदर जो बात कही है वो एक फाइनल बात है, उसको हम करेक्ट नॉलेज के रूप में ले सकते हैं। या कई बार आगम को कोई महापुरुष के वचनों को भी आगम के रूप में कब माना जाता है कि कोई एकदम पहुंची हुई व्यक्ति है और उन्होंने जो कोई बात की है तो वो आगम जैसी है, उसको हम मान ही सकते हैं और वो करेक्ट नॉलेज का कारण बन सकता है। तो इस 3 प्रकार से हमें करेक्ट नॉलेज या प्रमाण वृत्ति जो हमारे अंदर बनती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्हाट शैल वी कॉल करेक्ट नॉलेज? In all technical fields, the existing knowledge is correct till science takes a further stride. But it is in the field of human experience, that is the application and understanding of knowledge, that there are possibilities of wrong knowledge creeping in because of faulty interpretation. अब
जो साइंस के द्वारा या जो बाहर हम जैसे अभी एक ये बात की, इसी तरह कोई टेक्निकल बात होती है, टेक्निकल फील्ड के अंदर हम कुछ संशोधन करते हैं या कुछ ज्ञान में हम पाते हैं, तो वो करेक्ट नॉलेज हो सकता है कि भाई अभी एस्ट्रोनॉमी है तो जो ग्रह वगैरह जो है वो सब ढूंढ लेते हैं, तो वो एक करेक्ट नॉलेज है क्योंकि उसके वो प्रूफ देते हैं। मतलब कि जिस चीज़ का हम करेक्ट सही मायने में प्रूफ दे सकते हैं उसको हम करेक्ट नॉलेज कह सकते हैं। तो साइंस जो है वो प्रूफ के ऊपर ही चलता है, वो हमेशा प्रूफ देता है कि भाई ये है, इसका कारण ये है, तो उसको हम मानते हैं। तो आज अब क्या है कि आज साइंस ने जो माना है और कहा है उसको हम करेक्ट नॉलेज कह सकते हैं, पर हो सकता है कि कल वो दूसरी बात कहेगा, तो फिर जो दूसरी बात कही उसको फिर हमें फिर करेक्ट नॉलेज मानना पड़ेगा और ये बात को फिर छोड़ देनी पड़ेगी। तो इस तरह साइंस में या टेक्निकल फील्ड में होता है। पर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर गड़बड़ी क्या होती है कि जब हम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ये करेक्ट नॉलेज के लिए कोई भी किसी प्रकार का भी, ये तीनों में से किसी प्रकार का भी साधन का उपयोग करते हैं, पर उसके अंदर हमारा रॉन्ग नॉलेज उसको बनने की या गलत ज्ञान घुस जाने की संभावना ज़्यादा होती है। और उसका कारण ये है कि हम उसका जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसका अर्थघटन करते हैं, वो ज़्यादातर गलत हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर यही होता है कि एक चीज़ को देखा सही हमने, तो वो देखने में तो वो करेक्ट है, पर इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कि भाई ये चीज़ ये हो सकती है, ऐसा हो सकता है, तो वहाँ ये गड़बड़ हो जाती है। जैसे या फिर मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति आ रही है और उसको देख के हमें कुछ विचार आते हैं और हम शंका करते हैं, तो वो एक गलत हमारा इंटरप्रिटेशन हो गया और इसके कारण ये फिर करेक्ट नॉलेज जो है वो करेक्ट नॉलेज नहीं रह सकता है। टू प्रिवेंट दिस द सूत्र सेज दैट 3 functions are essential. 1. Correct perception or understanding, correct impartial deduction or what is right, and correct witness or evidence. तो जैसे हमने ऊपर देखा ये 3 प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 चीज जो है वो सूत्र के अंदर बताई है ताकि ये करेक्ट नॉलेज ही रहे, उसमें कुछ गलत ना हो जाए। Yet even they depend on the state of psychic astral body manas system, because now in evolution this psychic astral body manas system is the primary system, whereas the physical body brain system is the secondary system. In our approach and understanding, we give all importance to the secondary system and wholly disregard our primary system. What result, dear reader, do you expect? तो ये 3 चीज जो है उससे करेक्ट नॉलेज तो बनता है, पर ये भी जो डिपेंड होता है वो किसके ऊपर होता है कि हमारा साइकिक एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम है, क्योंकि साइकिक बॉडी मनस सिस्टम के अंदर ही इम्पल्स आएगा और पूरी प्रक्रिया होगी। और अब जो है जैसे जैसे हम ये इवोल्यूशन में जाते हैं तो यह साइकिक एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम जो है वो हमारा अभी प्राइमरी सिस्टम है और जो फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम है वो सेकेंडरी है। तो एक प्रमुख है और एक गौण है। फिजिकल को हम ज़्यादा मानते हैं और फिजिकल को ही मानते हैं कि जैसे कि ये प्रमुख है, क्योंकि एस्ट्रल को हमें ज़्यादा अनुभव नहीं होता है। पर हकीकत में ये कि एस्ट्रल बॉडी मनस सिस्टम जो है वो प्राइमरी है, प्रमुख है, और ये फिजिकल बॉडी ब्रेन सिस्टम सेकेंडरी है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है कि जो चीज़ पहले घटित होती है जहाँ, उसको प्राइमरी कहा जाता है, और उसका आउटकम जहाँ आता है, रिजल्ट जहाँ आता है, उसको सेकेंडरी कहते हैं। तो हर चीज़ घटित होती है पहले एस्ट्रल के अंदर और फिर इसकी इम्पैक्ट या इसकी असर जो है वो फिजिकल के अंदर आती है। इस तरह ये प्राइमरी और सेकेंडरी कहलाते हैं। पर हमने हमेशा ये सेकेंडरी को जो है वो डिसरिगार्ड किया हुआ है, उसकी उपेक्षा की है, क्योंकि सेकेंडरी का हमें पूरा परिचय नहीं है। हालांकि हमारा जो साइकिक स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर विचार चलते हैं, जो कुछ सब कुछ चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो प्राइमरी बॉडी के अंदर है,
पर उसको हम ध्यान नहीं देते। फिजिकल के अंदर जो होता है, खाना पीना क्या है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, ये शरीर किस तरह अच्छा रहता है, इसके ऊपर हम ध्यान ज़्यादा देते हैं। पर जिसको हम मन कहते हैं या एस्ट्रल मनस कहते हैं, उसके ऊपर हमारा कोई ध्यान कि भाई विचार कैसे है, अच्छे हैं, बुरे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर हम ध्यान देते भी नहीं हैं। तो ये एक डिसरिगार्ड इसके लिए हो गया। और फिर इसका रिजल्ट तो फिर क्या आ सकता है वो हम समझ सकते हैं। तो यहाँ रुकते हैं। ये हमने इतने 3 सूत्र लिए हैं। एक प्रमाण का जो है वो प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण जो वृत्ति है, करेक्ट नॉलेज, उसका ये है। फिर इनकरेक्ट का आएगा और दूसरी वृत्तियों को देखेंगे। किसी को कोई प्रश्न है या समझ में नहीं आ रहा है योग सूत्र के बारे में, या कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम, इनफ टाइम है। तो कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो, हाँ सर, लास्ट लेक्चर में ऐसा मैंने सुना, तो एक बार अभी तो इसमें ऐसा आया था कि प्राण जो है वो अगर बिगड़ जाता है तो हमारे जो स्थूल बॉडी है उसके ऊपर मतलब रोग या सब आते हैं, बराबर। तो अभी प्राण तो ऐसे बोलते हैं कि प्राण में तो कुछ वो तो एकदम शुद्ध और वो है, तो वो कैसे बिगड़ता है मतलब? नहीं, किसने कहा शुद्ध है? शुद्ध अगर शुद्ध होता तो फिर हमें साधना करने की जरूरत क्या पड़ती। हमारा प्राण तो अशुद्ध है। हाँ, हमारा प्राण तो अशुद्ध है, और अशुद्ध है इसलिए इसको ग्रेड का कहते हैं कि भाई कौन से ग्रेड का है। तो सामान्य व्यक्ति के अंदर 5th ग्रेड का है। तो 5th ग्रेड का जो प्राण है वो अशुद्ध है। प्राण को और विचार को बहुत गहरा संबंध है। जैसा आपका प्राण की क्वालिटी होगी, इस तरह के आपके विचार की क्वालिटी होगी। तो प्राण को हमें शुद्ध करना है, क्योंकि प्राण शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, या हमारा स्ट्रक्चर शुद्ध होगा, और जैसा स्ट्रक्चर होगा इस तरह हमारे इनकमिंग इम्पल्स अंदर आएंगे, तो पूरी चीज बदल जाएगी। तो प्राण को शुद्ध करने के लिए ही सारी की सारी तावरिया जी ने प्रैक्टिस दी है, चाहे वो 3 स्टेप है, रिफाइनिंग है। मुझे एक ऐसा भी आया कि जैसे हमें हमारे इमोशंस जैसे चेंज होते हैं, गुस्सा आया, ईर्ष्या आई, तो हमारा जो श्वास है वो 15, 18, 20 होते हैं। तो प्राण जो है वो तो 12 के 12 ही रहते हैं, तो वो अशुद्ध होते हैं फिर भी 12 ही वो रिदम में ही चलते हैं, ऐसा मतलब। अभी आप बेसिक जो हम बार बार बात कर रहे हैं वही आपको अभी एक आपके ध्यान में नहीं है, या फिर आप भूल गए हैं, या फिर आपको ये एक गलत बात है, ये एक दिमाग में है कि प्राण का जो 12 बार आता है वो रिदम में आता है। वो 12 बार आता है पर रिदम में नहीं है, इसीलिए तो फिजिकल द्वारा हम इसको रिदम में लाने का प्रयत्न करते हैं। बेसिक चीज है ये, तो हमें हमारा खास ध्यान में आनी चाहिए। आप तो इतने सालों से आते हैं तो ये तो खास समझ में आना चाहिए कि भाई एस्ट्रल बॉडी में जो प्राण का आना है वो फिक्स है, पर एस्ट्रल बॉडी तो रिदमिक है नहीं, वहाँ तो गड़बड़ी है। अभी तो हमने क्या देखा कि एस्ट्रल बॉडी प्राइमरी है, प्राइमरी है, वो प्राइमरी है, उसके अंदर ही गड़बड़ी है, इसीलिए तो फिजिकल में भी गड़बड़ी आती है। तो एस्ट्रल बॉडी में अगर रिदम होती तो फिर हमें कोई साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें 12 बार आता है, 12 टाइम्स आता है, पर वो रिदमिक नहीं है। तो इसको कैसे रिदमिक बनाएंगे? तो हम फिजिकल के अंदर श्वास जो है वो 12 बार लेंगे, तो फिर एस्ट्रल और फिजिकल जब सिंक्रोनाइज होंगे तो धीरे धीरे करके हमारा प्राण जो है वो भी रिदमिक, हमारा प्राण के साथ में एस्ट्रल जो है वो भी पूरा रिदमिक होता जाएगा। ये उसका साइंस है, ये बेसिक साइंस है, वो खास समझना चाहिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके।